8वां क्लास के पोल साइंस है। चैप्टर हो गया तीसरा लेसन है। चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इकाई 2 में आता है संसद का कानून का निर्माण। हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक ना। लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत में यानी कि यहाँ मैंने भारत में निर्णय प्रक्रिया में जो भी निर्णय लिया जाता है भारत में, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता होती है और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति से ही सम्मिलित रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। कहने का मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ है, लोकतांत्रिक देश होने के कारण जो भी निर्णय प्रक्रिया होता है उस निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता होती है। क्यों? क्योंकि नागरिक ही, जनता ही प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि ही कोई भी क्रियाक्रम करता है। तो निर्णय प्रक्रिया जब भी होता है वो प्रक्रिया में किसकी सहभागिता होता है। नागरिक के सहभागिता में, नागरिक के सहयोग से ही कोई निर्णय प्रक्रिया होता है। और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति से ही समित रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्णय होता है। जो भी निर्णय लिया जाता है नागरिक की सहभागिता से, और लोकतांत्रिक सरकार जहाँ रहेगा उस सरकार के लिए नागरिक की सहमति से ही समित रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। लोकतंत्र व्यवस्था का निर्माण है ना, लोकतांत्रिक सरकार में जहाँ लोकतंत्र व्यवस्था का सरकार का निर्माण भी जनता के द्वारा होता है, सहमति से, नागरिक के सहमति से ही होता है। संसद ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद जो होता है वो संसद ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद जो है लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता होती है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए, जहाँ लोकतांत्रिक सरकार रहता है उसके लिए नागरिक की सहमति से ही क्या होता है, नागरिक की सहमति से ही समित रूप से, है ना, नागरिक की सहमति से ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। जहाँ लोकतांत्रिक सरकार रहेगा वहाँ नागरिक की सहमति मिलता है, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है। संसद ही, जिस तरह से नागरिक की सहमति से लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसी तरह संसद से ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद ही जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद ही कहता है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कि तुम प्रतिनिधि बनो और जनता तुम्हें वोट देगा। संसद से होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूछे लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद करता है और कोई नहीं। केंद्र के लिए बात हो रहा। हमारी संसद देश के नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेना और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। कारण हमारी संसद जो है, जो भी देश के नागरिक का निर्णय होता है, नागरिक का जो भी निर्णय प्रक्रिया होता है उसमें हिस्सा लेता है संसद। कि नागरिक ये होना चाहिए, नागरिक वो होना चाहिए, ये संसद ही हिस्सा लेता है और संसद के प्रतिनिधि हिस्सा लेता है। और सरकार पर अंकुश रखने में, सरकार पर जो भी अंकुश होता है उसको रखने में भी मदद करता है, संसद करता है, किस तरह की सरकार निरंकुश न हो जाए, इसलिए सरकार पर अंकुश रखने का काम संसद करता है। संसद देश के नागरिकों का जो भी निर्णय प्रक्रिया होता है उस पर हिस्सा लेता है। नागरिक के निर्णय की तरफ से भाग लेता है संसद, जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि लोग, और सरकार पर अंकुश रखने का काम करता है, संसद करता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि संसद देश के नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। नागरिक के कथन व कथन करने वाला काम संसद करता है और संसद सरकार पर अंकुश भी लगाता है। उसी के आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसलिए नागरिक की तरफ से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए, और सरकार पर अंकुश लगाता है, इसलिए संसद को हम लोग भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक संसद हो गया। और संविधान का केंद्र तत्व माना जाता है। संविधान का केंद्र तत्व माना जाता है संसद को। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति से ही समित रूप से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। संसद जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यही संसद लोगों का प्रतिनिधित्व का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि करता है
कि जनता की ये मांग है वो मांग है, खबर पहुँचाता है, सांसद दिखाता है। और सांसद लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ में यही लोगों का जनता का निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है सांसद, और सांसद सरकार पर अंकुश लगाता है। इसलिए संसद को भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्र तत्व कहा जाता है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? सरकार में नागरिकों की हिस्सेदारी के बारे में चर्चा था। तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों ने जनता फैसला क्यों लेता है? और सरकार में जनता की हिस्सेदारी क्या है? तो उचित सरकार के चयन के लिए। सरकार में नागरिक की हिस्सेदारी यही है कि नागरिक रहेगा, उचित सरकार का चयन करेगा। यही लोग है फैसला इसलिए लेता है ताकि उचित सरकार का चयन हो सके। उचित में अच्छा सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए। इसका मतलब सरकार की जनता के प्रति, सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही बनेगा, ताकि उचित सरकार बनेगा तब ना जवाबदेही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, जवाबदेही का मतलब सरकार लोगों की ज़रूरत और लोगों के मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रहेगा। सरकार जब बनेगा तो सरकार उचित सरकार इसलिए चुनता है जनता लोग, ताकि सरकार जनता का जवाब दे सके। जनता प्रश्न करेगा, वो प्रश्न का जवाब दे सके उचित सरकार। और सरकार जो है लोगों की जो ज़रूरत होता है उस ज़रूरत को, मांगों के प्रति सदैव हमेशा संवेदनशील एक्टिव रहता है। सरकार के जनता के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए इसका मतलब हुआ कि सरकार लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं। इसलिए उचित सरकार चुनता है जनता लोग। विधायिका में हिस्सेदारी का प्रारंभ। विधायिका माने कानून बनना। जहाँ संसद है उसी को विधायिका कहते हैं, उसी को संसद कहते हैं। जो संसद से जीत कर जाता है विधायिका में। तो विधायिका में हिस्सेदारी का प्रारंभ कैसे होता है? कैसे विधायिका में हिस्सा ले सकता है कोई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था। वही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखा कि स्थापना हो गया, तो इसी ने सबसे पहले मांग किया कि विधायिका में, यानी कि संसद में जहाँ कानून बनता वहाँ, वही विधायिका में निर्वाचित सदस्य, जो संसद से जीत कर आता है उसको निर्वाचित सदस्य कहते हैं, वही निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। संसद में क्या होना चाहिए? विधायिका में क्या होना चाहिए? कानून बनाने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया कि जो भी विधायिका होगा, संसद होगा, उसमें जो जीत कर आएगा निर्वाचित सदस्य होगा वही होना चाहिए, वही विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। और बजट पर बात चर्चा करने के लिए और वही बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। बजट पर प्रश्न चर्चा भी होना चाहिए और प्रश्न पूछने का अधिकार भी होना चाहिए, कि ताकि संसद में बजट पर क्या खर्च हुआ नहीं हुआ। 1909 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन के आता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन के आता है तो 1909 में, तो इसको कहते हैं मार्ले मिंटो साइड कर देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। कह रहा, लेकिन सभी वयस्क को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोगों निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। कहने का मतलब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसने तो कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि जो जीत कर जाता है उसकी व्यवस्था को मंजूरी दे दिया कि संसद में, विधायिका में जाओ। 1885 में जब कह दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग कर दिया कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, तो 1909 में आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा, चलो कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था कर दिया संसद में, विधायिका में। लेकिन सभी, कुछ को दे दिया निर्वाचित पद, सभी को नहीं। सभी वयस्क को न तो कर कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी कर दे, लेकिन सभी वयस्क को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में स्वतंत्र भारत में जब देश आज़ाद होता था, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था। उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया स्वतंत्र भारत में। 1909 में नहीं, 1909 में
सभी वयस्क को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, न ही आम लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने दिया। लेकिन जा करके देश आज़ाद हुआ तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था, 1909 में नहीं। एक फिर से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग किया कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, और वही निर्वाचित सदस्य उन्हें बजट पर निर्वाचित जो सदस्य है उन लोग बजट पर चर्चा भी कर सकते हैं संसद में, और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे देना चाहिए। तब जाकर 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया। ये कुछ हद तक तो ये निर्वाचित प्रतिनिधि जो था उनको मंजूरी दे दिया कि संसद में विधायिका में कानून बना सकता है, लेकिन सभी को वयस्क मताधिकार डालने का अधिकार नहीं दिया गया, और न ही आम लोग, जनता लोग, आम लोग मतलब का न ही आम लोग यानी जनता लोग निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। तब जाकर 1947 में देश आज़ाद होता है, तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था। लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में देखते हैं, उन्हें जनता और जनता के प्रतिनिधि के बारे में चर्चा करते हैं। सहमति का विचार और लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। उन्हें लोगों और प्रतिनिधि के बीच में क्या है होता है चर्चा, उसके बारे में। लोग और प्रतिनिधि जो जीत के जाता है उनके बीच में सहमति का विचार होता है। प्रतिनिधि पूछता है जनता से, लोग से क्या होना चाहिए, तो लोग उसके अनुसार वोट देकर बताते हैं कि ये होना चाहिए। वही सहमति का विचार और लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का विचार होता है दोनों में, और लोकतंत्र का जो प्रस्थान है वो प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का अर्थ है यहाँ पर जो सहमति होता है दोनों के बीच में, वो सहमति का अर्थ है चाह, स्वीकृति, लोगों की हिस्सेदारी। चाह माने चाहना है ना, स्वीकृति होना चाहिए, स्वीकृति लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए। चाह, स्वीकृति, लोगों की हिस्सेदारी, यही है सहमति का अर्थ यहाँ पर है। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र जो होता है व्यक्ति या नागरिक जनता जो भी कहे सबसे महत्वपूर्ण यही नहीं होता। यही के दिन से तो चुनाव जीतता है तो सरकार चलाता है प्रतिनिधि। लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। लोगों का जो निर्णय आता है सहमति विचार में जो भी होता है लोगों का निर्णय, वो निर्णय में इसी लोगों का निर्णय जो आता है उसी के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोगों का निर्णय से होता है। अतः सैद्धांतिक स्तर पर कह सकते हैं कि सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होती है। लोगों का निर्णय से ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक स्तर पर सरकार हो या अन्य सार्वजनिक संस्था हो, सरकार भी संस्था है लेकिन अन्य सार्वजनिक संस्था है, वहाँ पर भी नागरिकों की आस्था होती है। सरकार में भी आस्था और सार्वजनिक संस्था है वहाँ पर भी लोगों की आस्था होती है, तभी तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। तो क्या कहते हैं, लोग और उनके प्रतिनिधि के बीच में सहमति का विचार बनता है, इसलिए लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब होता है चाह से चाहना, स्वीकृति, लोगों की हिस्सेदारी होता है। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। वही लोकतंत्र का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र का जो भी निर्णय आता है वही लोग जनता का जो भी निर्णय होता है उसी के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक स्तर पर जहाँ लोकतंत्र है वहाँ सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्था वहाँ नागरिकों की आस्था होती है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? व्यक्ति जो है सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? कोई भी व्यक्ति है वो सरकार को अपनी मंजूरी देता है कि तू जीते जाओ सरकार का, कैसे करता है? क्या कोई व्यक्ति सरकार कैसे बनाता है उसके बारे में पहले चुनाव होता है या मतदान होता है, उसके बाद जो व्यक्ति खड़ा होता है वो प्रतिनिधि जो खड़ा होता है उसका चयन होता है, जीत इसी का होता है। प्रतिनिधि का चयन होता है यानी जीत होता है। उसके बाद प्रतिनिधि जीत जाता है तो चयनित प्रतिनिधि यानी जीतल हुआ प्रतिनिधि का समूह सब मिल जाता है। 543 सीट है, 545 में से 543 सीट है, वो सभी मिल करके संसद में जाता है। और संसद ही को ही पहले देख लें, संसद सरकार को नियंत्रित, यही संसद जो सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। सरकार को नियंत्रित करता है और मार्गदर्शन करता है और सरकार पर अंकुश बने रहता है संसद जो है लोगों का निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। लोगों का जो भी निर्णय होता है उस तरफ से भाग लेता है संसद कि जनता के कलाम ये नहीं कलाम है। इसलिए संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्र तत्व माना जाता है संसद को।
इससे संसद सरकार को नियंत्रित करता है, मार्गदर्शन करता है ना। व्यक्ति कैसे सरकार को मंजूरी देता है, चुनाव होता है, चुनाव के बाद प्रतिनिधि चयन होता है, जीत करके जो आता है उस सभी जीता हुआ संसद में जाता है, संसद में सरकार को नियंत्रित करता है, मार्गदर्शन देता है। क्या तो भारतीय संसद का परिचय एक बार देख लेते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार का प्रतीक है और केंद्र का तत्व माना जाता है। संसद, जिसको विधायिका भी कहते हैं। भारतीय संसद सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। संसद के देन से ही सर्वोच्च कानून निर्माता, सर्वोच्च जो भी कानून निर्माता संस्था माना जाता है संसद को। कानून निर्माता मतलब कानून बनाने का सर्वशक्ति संसद के पास है। ये द्विसदनात्मक कहते हैं। द्विसदनात्मक मतलब कि राज्यसभा लोकसभा था, यही होगा द्विसदनात्मक। लेकिन अंग आएगा भारतीय संसद में अंग, तो राष्ट्रपति भी अंग आता है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों होता अंग। राज्यसभा में जब भी अध्यक्ष नहीं होता सभापति होता है, तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 245 सीट होता है राज्यसभा में। लोकसभा में सभापति नहीं होता, देखिए राज्यसभा तो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है। 545 सीट होता है टोटल, ऐसे अधिकतम 552 है, लेकिन अभी फिलहाल में 545 सीट है लोकसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। 245 सीट है, उच्च सदन कहा जाता है। 245 सीट है। 245 में 233 राज्यों द्वारा जब भी विधानसभा में जीत कर जाता है। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार या आरजेडी कौन है, तेजस्वी जो भी रहेगा। 245 सीट में 233 राज्य आता है, जीत करके प्रतिनिधि वही जिताता है, बनाता है राज्यसभा को, इसलिए नाम है राज्यसभा। अगर राज्य आता है इसलिए राज्यसभा हो गया। तो उस सदन हो गया राज्यसभा। 245 सीट है, 233 राज्यों से के विधानसभा में जीते हुए प्रतिनिधि बनाते हैं इनको। और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है 4 जगह से। राज्यों का जो 233 आता है, 6 वर्ष पर इसका निर्वाचन होता है, इसलिए ये विखंडित नहीं होता है। ये विखंडित नहीं होता, ये विखंडित हो जाता है। लोकसभा विखंडित हो जाता है 245 सीट से 545। एक साझिया लगभग है और का 245 राज्यसभा में। राज्यसभा इसलिए विखंडित नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/2 तिहाई सदस्य आ जाते हैं, है ना। 3 वर्ष 2 वर्ष देख लीजिएगा, 1 तिहाई जाते हैं, 1/2 आधा जाते हैं, आधा चलाते हैं, 1 तिहाई ऐसे नहीं देख लीजिएगा। अब देते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को नाम है निम्न सदन, लेकिन है उच्च वाला काम करता है। जनता के प्रति प्रतिनिधि इसमें आता है। लोकसभा में निम्न सदन है, जनता का प्रतिनिधि 545 होता है, 545 सीट है। 545 में से अधिकतम 552 है, अधिकतम 552 है, लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान में 545 सीट है। तो 543 चुनाव द्वारा और 2 राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगर 552 का आएगा तो 550 चुनाव द्वारा, 2 राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन के द्वारा होता है। तो फिलहाल में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है ना। 545 सीट है भी, या 547 जगह। यह विघटन हो सकता है क्योंकि इसका 5 साल पर चुनाव होता है लोकसभा के। यहाँ सवाल उठ रहा है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ रहे थे 7वां क्लास की बात हो रहा है, उसे बिंदु से संबंधित प्रश्न पूछना है। विधायक एमएलए के बारे में 7वां क्लास पढ़ना है। एमएलए कौन होता है, विधायक कौन होता है। तो राज्य में तो जब विधानसभा का चुनाव होता है, जो जीतता वही एमएलए होता है। उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इसके बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ तक है ना चुनाव कराया जाता है उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और प्रतिनिधि जहाँ से चुनाव जीत कर लोग आते हैं वो प्रतिनिधित्व कहलाता है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है। राज्य विधानसभा राज्य से संबंधित है ना। संसद लोकसभा देश केंद्र से संबंधित है। दिए गए विकल्प से कौन सा काम राज्य सरकार के है और कौन सा केंद्र सरकार का आता है। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के हाथ में है। मध्य प्रदेश में 8वीं बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा पाठ 8 के बोर्ड का में परीक्षा संबंधित है ना मध्य प्रदेश में, तो ये राज्य सरकार के संबंधित है। परीक्षा में बाहर रखा जाएगा, ऐसा मध्य राज्य सरकार के संबंधित है और केंद्र सरकार दोनों से संबंधित है, ठीक है। अजमेर और मैसूर के बीच, अजमेर है और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए तो केंद्र सरकार के बीच है, समझौता होगा। 1000 रुपया का नया नोट जारी किया जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में है। देख लीजिएगा ये, ठीक ना, देख लीजिएगा।
पार्ट 2 है, हमें संसद क्यों चाहिए, पार्ट 2 है, चैप्टर है हमें संसद को चाहिए। संसद की भूमिका और कार्य को देखते हैं। संसद की क्या भूमिका है और सांसद के क्या कार्य है उसके बारे में देखते हैं। संसद की भूमिका, संसद की भूमिका संसद की भूमिका भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक होता है। भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांत है भारत में, इसलिए भारतीय जो जनता है, ये जनता का आस्था का प्रतीक है संसद। इस लोकतंत्र में आस्था का प्रतीक है ये कहते हैं, ठीक ना। संसद क्या है लोकतंत्र के सिद्धांत में? संसद है जनता के आस्था का प्रतीक। तो ये लोकतांत्रिक के सिद्धांत में भारतीय जनता का आस्था का प्रतीक है संसद। वो लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित प्रशासन करना। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब अर्थ यही हुआ, जब भी निर्णय प्रक्रिया होगा देश में, वो जनता के जो हिस्सेदारी होगा, वो जनता की हिस्सेदारी भी होगा और जनता की सहमति पर आधारित प्रशासन होगा। निर्णय प्रक्रिया में जनता का हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन होगा। यही लोकतंत्र है का सिद्धांत बताता है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनता की हिस्सेदारी से ही निर्णय लिया जाएगा और जनता के सहमति पर आधारित होगा निर्णय। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। संसद के पास क्या है? महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व, जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है संसद, क्योंकि प्रतिनिधित्व चुना करके संसद में आता है, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए महत्वपूर्ण शक्ति है संसद। इससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। देश जो है भारत देश देखिएगा तो बहुत सारा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो केंद्र के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। बहुत सारा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, वो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है और संसद में बढ़ जाता है। वही का लोकसभा का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव जीत करके संसद भेजा जाता है, वही कानून बनाता है। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो होता है आमतौर पर विभिन्न दलों के पार्टी के होता है, अलग अलग पार्टी का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पार्टी होगा बीजेपी की, जरूरी नहीं कि बीजेपी का होगा, हो सकता है कि कांग्रेस के भी हो सकता है बाद में। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार जब चुनाव जीत जाता है, चुन जाने के बाद उम्मीदवार संसद का सदस्य या एमपी कहलाता है। एमपी हमारे प्रदेश नहीं है, एमपी मतलब यहाँ सांसद कहलाता है। संसद के सदस्य को एमपी कहते हैं। और इन संसदों से मिल करके बहुत सारा संसद सदस्य मिल करके सांसद का चुनाव होता है। सांसद का चुनाव जीत करके सभी सांसद नहीं है, सांसद है। सांसद में सभी 543 सांसद जीत करके एक संसद बनाते हैं। सांसद लोग संसद बनाते हैं। सांसद एक संस्था है, सांसद प्रतिनिधित्व है। क्या कहते हैं हम लोग संसद की भूमिका में? भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांत पर काम करता है ना, इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक माना जाता है संसद को। आस्था का प्रतीक है, भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है संसद। लोकतांत्रिक सिद्धांत है यहाँ। लोकतांत्रिक मतलब होता है निर्णय प्रक्रिया जो भी होगा इसमें जनता भी भाग लेगा और जनता के सहमति पर आधारित होगा निर्णय। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति है, इसलिए कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है संसद, इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण संसद सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। देश को कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं और सांसद कहलाता है और सांसद सदस्य कहलाता है, एमपी कहलाता है। वो जाकर संसद में भेजा जाता है। उम्मीदवार में जब भी निर्वाचन क्षेत्र में जब भी चुनाव जीतता है, जरूरी नहीं कि पार्टी, कई पार्टी के भी हो सकता है। लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न पार्टी के होते हैं। चुने जाने के बाद, चुनाव जीतने के बाद यह उम्मीदवार संसद सदस्य कहलाता है। संसद सदस्य या एमपी कहलाता है। यही सांसद से मिलकर सभी सांसद मिलकर के संसद का सदस्य बन जाता है, लेकिन सांसद
का चुनाव जीतता है, इसलिए सांसद सभी मिलकर के संसद बनाती है और कानून बनाती है। कौन सा राज्य में कितना सीट है लोकसभा के, उसके अनुसार देख लीजिएगा। साफा नहीं चिन्ह रहा है। ये बहुमत प्राप्त दल के बारे में देख रहा है। केंद्र सभी राज्य में यही होता है, बहुमत के लिए जीतता है वही सरकार बनाता है। भारतीय संसद के कार्य के बारे में देखते हैं। भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करता है संसद? राष्ट्रीय सरकार के चुनाव करना, राष्ट्रीय जो सरकार है उसको चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव करना। सरकार को चुनता है संसद, सरकार को नियंत्रित भी करता है संसद और मार्गदर्शित भी करता है संसद, और जानकारी देना भी संसद का काम है। कानून बनाना भी संसद के काम है। भारतीय संसद का मुख्य कार्य क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सरकार के चुनाव कराना। राष्ट्रीय सरकार कौन होगा उसको चुनाव करने का काम है, चुनाव करना संसद का काम है। सरकार को नियंत्रित करेगा ताकि सरकार गलती न करे, इसलिए राष्ट्रीय सरकार चुनता है और मार्गदर्शित करता है और जानकारी देता है संसद सरकार को। और संसद काम है कानून बनाना भी संसद का ही काम है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना संसद का ही काम है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना संसद का काम है। भारतीय संसद की संरचना को इन सब को हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। देख लीजिएगा ये का लिखल से पता नहीं चल रहा का लिखल है। संसद देते हैं, संसद में 543 सीट करके आते हैं लोकसभा से। दो एंग्लो इंडियन हटा दिया ना तो 545 था, टोटल 552 होता है अधिकतम। अभी फिलहाल में 545 था तो 543 दिखा रहा है। दो एंग्लो इंडियन द्वारा चुना जाता है तो 545 हो जाएगा। 43 2 45 233 होता है MLA कराता है जो राज्यसभा से आता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 लोकसभा संसद होते हैं। कुछ भारतीय जो संसद होता है उसमें राष्ट्रपति होता है और 2 लोकसभा का सदन 2 गो होता है। अब अंग 3 हो गया क्योंकि लोकसभा का सदन 2 गो यहाँ और यहाँ 3 हो गया संसद में होते हैं। और दोनों सदन कौन कौन है? राज्यसभा सदन जो उच्च सीमा है, लोकसभा सदन जो निम्न सीमा है। राज्यसभा लोकसभा चुनाव के बाद, जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। देखा जाता है कि लोकसभा का चुनाव हो गया तब संसद की एक सूची बनता है कि संसद की सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल से कितने सांसद हैं। सूची इसलिए बनता है, इससे पता चलता है संसद की सूची बनता है, इसलिए लोकसभा का चुनाव के बाद इसलिए सूची बनता है। संसद के चुनाव के बाद संसद की एक सूची बनाई जाती है, इसलिए कि सूची से ही पता चलता है, संसद की सूची से ही पता चलता है कि किस पार्टी से कितने सांसद जीत कर के आए हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित संसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यही चलते बहुमत प्राप्त करने के लिए संसद की सूची बनाई जाती है। कम से कम बहुमत 272 271.5 है तो 72 मान के चलिए बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 सदस्य है। कितना है? 543 सदस्य है, जो 2 गो मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है एंग्लो इंडियन के तहत लोकसभा में। तो 543 से 245 हो गया। अतः किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। कितना? 272 543 है, 200 भाग दीजिएगा तो 271.5 है, 572 होना चाहिए। क्योंकि 271 हो गया, एगो एंग्लो इंडियन तो 272 बहुमत मिलना चाहिए, तब पार्टी की सरकार बनेगा। अगर संसद में बहुमत दल या गठबंधन से प्राप्त बहुमत दल पार्टी या पार्टी के चयनित समूह द्वारा संसद शासन कार्य किया जाता है। संसद में जो बहुमत दल पार्टी होता है
वो नहीं तो फिर गठबंधन। बहुमत दल पार्टी या गठबंधन से जब प्राप्त बहुमत दल होता है, चाहे बहुमत दल ऐसे प्राप्त कर लीजिए या तो फिर गठबंधन के द्वारा बहुमत दल पार्टी बहुत बनाना चाहिए, तब शासन कर किया जाता है, न तो नहीं शासन करेगा। बहुमत दल या गठबंधन का विरोध जो भी करता है वह सभी के सभी राजनीतिक दल यानी कि नेशनल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो होता है विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दल कौन है? जब बहुमत दल का जो सरकार बने रहता है, सत्ताधारी में रहता है वो, और जब गठबंधन का जो भी विरोध करता है कि सरकार बना लेता है, उसको जो भी विरोध करता है उसे विपक्षी पार्टी कहते हैं। अभी भाजपा सरकार केंद्र में बहुमत दल तो नहीं है लेकिन गठबंधन है, विपक्षी दल कांग्रेस हो गया। गठबंधन क्या है? गठबंधन का मतलब होता है समूह या पार्टी दलों के समूह या दलों के तत्कालीन रहता है, तत्कालीन गठजोड़ से होता है। समूह के या पार्टी के तत्कालीन गठजोड़ होता है तो बनता है गठबंधन। अर्थात चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में, किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलता है तो उस स्थिति में बनने वाला गठजोड़ के गठबंधन कहते हैं। कार्यपालिका का चुनाव कैसे होता है? कार्यपालिका का चुनाव कैसे होता है? कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है। लोकसभा का काम है कार्यपालिका का चुनाव करना, और यही कार्यपालिका सरकार कहलाती है। तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का ही महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका क्या है? इससे लोगों का समूह होते हैं। कार्यपालिका क्या है? जो कानून बनता है वो कानून का कार्रवाई करता है, यही कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने और उस शासन चलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका क्या है? लोगों का समूह होता है जो संसद जब कानून बनाता है वो कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का काम है, और वही लागू करना और शासन चलाने के लिए मिल करके काम करती है कार्यपालिका। अगला पॉइंट है, आम बोलचाल में हम कहते हैं कि कार्यपालिका को ही सरकार के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि आम बोलचाल में ही कार्यपालिका ही सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जब लोकसभा का सत्ताधारी दल का मुखिया है, यही लोकसभा यानी प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का चुनाव करेगा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, और प्रधानमंत्री जब मुखिया बन जाता है तो अपने पार्टी के दल के संसद में, अपने ही पार्टी के, सबके नहीं, संसद में से मंत्रियों का चुनाव करता है। अपने ही पार्टी के मंत्री का चुनाव करता है कि तू रेल मंत्री बन जाओ, तू शिक्षा मंत्री बन जाओ। जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसले को लागू करते हैं, तुम रेल मंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री के फैसला के साथ मिलकर लागू करेगा कि कितना टिकट करना है, कितना टिकट नहीं। ये सभी अलग अलग सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जो मंत्री बनता है वो अलग अलग जिम्मा संभालते हैं। रेल मंत्री का जिम्मा सभी अलग अलग सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जो मंत्री बनता है वो अलग अलग जिम्मा संभालते हैं। रेल मंत्री का जिम्मा अलग होगा और शिक्षा मंत्री का जिम्मा अलग होगा। जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जो भी बनेगा अपना अपना जिम्मा संभालेगा। ये प्रधानमंत्री के सहयोग से ही प्रधानमंत्री चुनाव करता है, इस मंत्री का चुनाव करता है। तो क्या कहते हैं कार्यपालिका में? कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा का महत्वपूर्ण काम है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए मिलकर काम करती है। संसद द्वारा जो कानून बनता है उसको लागू करता है कार्यपालिका, और वही शासन चलाने के लिए मिल करके काम करता है कार्यपालिका। आम बोलचाल में कहते हैं कार्यपालिका को ही सरकार के नाम से जानते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी जो पार्टी है इसकी सरकार, उसी सरकार के पार्टी का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने पार्टी के सांसद जो जीत के जाता है, सांसद में से मंत्रियों का चुनाव करता है। जो मंत्री बनता है अपने अपने कार्यभार संभालता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। अब चलते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा लोकसभा के बारे में देख लिया। 543 सीट था,
2 एंग्लो इंडियन छोड़ा दिया जाए तब अधिकतम 552 सीट होता है, वर्तमान में 545। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। देश के जो राज्य है वो राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है राज्यसभा। इसलिए राज्यसभा बनने के लिए राज्यसभा के विधानसभा द्वारा चुना जाता है सदस्य। 243 है। राज्यसभा में कुल से 245 सदस्य है। 245 सदस्य है और 245 में से 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 245 सीट है राज्यसभा में, 233 राज्य की विधानसभा चुना जाता है। बाकी बचा 33 और 12 45 होगा, तो 12 को बचा सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा में एमएलए कहते हैं इसको। यही इलाका था। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सीट ज़्यादा है, कम मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में सीट कम है, 245 हुआ, मनोनीत 12 होते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। राज्यसभा भी है, जब कोई कानून बनता है उसका प्रस्ताव पेश करते हैं, यानी कि कानून बनाने का काम राज्यसभा और लोकसभा दोनों काम है। माने राज्यसभा संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों रहता है, तो जाहिर सी बात है तो कानून बनाने का अधिकार इसको भी है। राज्यसभा लोकसभा दोनों को हो गया। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यसभा की मंजूरी मिलना जरूरी है। अगर कोई विधेयक माने सांसद को लगता है कि कोई कानून बनना चाहिए तो राज्यसभा की मंजूरी मिलना चाहिए। राज्यसभा भी कहेगा हाँ कानून बनना चाहिए, तब विधेयक बनेगा, कानून बनेगा। राज्यसभा में 12 को मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 को मनोनीत होते हैं। टोटल 14 को हो गया। लोकसभा मंजूरी तो राज्यसभा से, और राज्यसभा फिर राष्ट्रपति को देता है, तब जाके कोई कानून बनता है। और नहीं तो लोकसभा राज्यसभा को देता है, राज्यसभा लगता है कि गलती बना है तो इसको पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। अब फिर भी इसको लगता है कि यही बनना चाहिए तो सीधे चल जाए राष्ट्रपति के पास करने के लिए, कोई भी कानून बनेगा तो। संसद का उच्च सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है। संसद का जो उच्च सदन होता है कौन? राज्यसभा जो उच्च सदन है, उच्च सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है। जब लोकसभा कानून बनाता है उसकी जांच पड़ताल करता है उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, और ज़रूरत हो तो उसमें संशोधन भी कर सकता है राज्यसभा, लेकिन उच्च सदन है संशोधन भी करता है। अब पार्ट 3 देखते हैं, तीसरा चैप्टर का पार्ट 3, संसद के कार्य। संसद क्या काम करता है उसके बारे में देखते हैं। संसद के कार्य के बारे में देखते हैं। भारतीय संसद के मुख्य कार्य, भारतीय संसद के क्या क्या कार्य है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करवाना संसद का काम है, पीछे पड़ चुके हैं। सरकार को नियमित मार्गदर्शन करना और वही सरकार को जानकारी देना इस संसद का काम है। कानून बनाना इस संसद का यानी विधायक का काम है, पीछे भी पड़ चुके इसको। सरकार को नियंत्रण करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना इस संसद काम है। इसी के बारे में देखते हैं क्या क्या काम करता है संसद, उसी के बारे में है। संसद के बारे में देखते हैं, है ना। सरकार को नियंत्रित करता है, मार्गदर्शन देता है और जानकारी देता है संसद। इसी में पहला देखते हैं, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। सामान्यतः देखा जाए जनरल, सामान्यतः प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने? संसद के 3 सत्र चलता है या 3 अधिवेशन होता है। संसद के 3 सत्र कहो या अधिवेशन कहो। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र कहो या 3 अधिवेशन होता है। साल में 3 सत्र और 3 अधिवेशन होता है। पहला सत्र या अधिवेशन कहिए, पहला सत्र या अधिवेशन फरवरी मई में चलता है। फरवरी और मई में। मानसून सत्र चलता है जुलाई अगस्त में, जुलाई और अगस्त में चलता है मानसून सत्र। जुलाई अगस्त में मानसून चलता है।
शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर दिसंबर में। ऐसे शीत में ठंडा, नवंबर दिसंबर में शीतकालीन होता है, ठंडा भी लगता है। बजट सत्र फरवरी मई में, फरवरी मई। मानसून का है मानसून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। यही है बजट सत्र, 3 सत्र है। जब संसद सत्र चल रहा होता है, जब संसद सत्र यानी अधिवेशन जब चलता है, तो उस समय सबसे पहले प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। जब बजट सत्र फरवरी मई में होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में होता है, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है, उस समय चलता है, तो सबसे पहले संसद सत्र या अधिवेशन प्रश्नकाल सबसे पहले प्रश्नकाल से होता है स्टार्टिंग, जिसके माध्यम से संसद, वही मैंने प्रश्नकाल के माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करता है। संसद का करता है प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है, और यही संसद प्रश्नकाल के द्वारा ही संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करता है। पूछेगा संसद सत्र में जब सबसे पहले प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि संसद जो है सरकार का जितना कामकाज है उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। कौन? संसद, प्रश्नकाल के द्वारा। इसके जरिए ही, प्रश्नकाल के जरिए ही संसद सरकार के कामकाज के बारे में तो जानकारी लेवे करता है, वही संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। कार्यपालिका जो संसद जो कानून बनाता है, इसी कानून को कार्यपालिका लागू करता है, यही कार्यपालिका को नियंत्रित करता है संसद। पूरा प्रश्न पूछा जाता है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियां के प्रति आगाह किया जाता है। जब संसद के लोग सवाल करते हैं, यही सवाल के माध्यम से सरकार से जवाब मांगते हैं। वही सवालों के माध्यम से सरकार के जो कमी रहता है, वो कमी को प्रति आगाह किया जाता है सवाल करके। देखो सरकार में कमी है, ये होना चाहिए, क्योंकि सरकार सवाल के माध्यम से क्या होता है, सरकार के जो खामियां होता है वो खामियां के आगाह किया जाता है, तब इसलिए प्रश्न पूछा जाता है सरकार की कमी को निकालने के लिए। प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकिक प्रश्न होता है जो मौखिक रूप से होता है, अतारांकिक होता है जो लिखित होता है, अल्प सूचना वाले होता है शॉर्टकट जवाब देने के लिए। तारांकिक, अतारांकिक, अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। जनप्रतिनिधियों यानी कि संसद द्वारा, जनप्रतिनिधि जो होता है जनता द्वारा जो ना हुआ प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि कहिए, वही जनप्रतिनिधि सांसद बनता है। वह सांसद है, सांसद कहो या जनप्रतिनिधि कहो, दोनों के द्वारा लोक महत्व के मामलों को प्रस्ताव के रूप में सरकार के समक्ष रखा जाता है। सांसद द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा लोक महत्व के, लोक में लोकतंत्र के जो भी महत्व है उसके महत्व के मामलों का प्रस्ताव जो भी रहता है वो प्रस्ताव के रूप में सरकार के समक्ष रखा जाता है। प्रतिनिधि के द्वारा ही लोक महत्व के जो भी प्रस्ताव रहता है, लोक महत्व का एक तरह से लोकतंत्र में जो भी जनता का जो महत्व है, मांग है, वो मांग को, प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा जाता है प्रतिनिधि के द्वारा। सवाल के माध्यम से क्या होता है, सवाल के माध्यम से सरकार की खामियों को प्रति आगाह किया जाता है। सवाल प्रश्न 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का प्रश्न, तारांकिक, मौखिक, अतारांकिक, लिखित, अल्प सूचना, शॉर्ट। जनप्रतिनिधि या सांसद के द्वारा लोक महत्व के जो मामला रहता है वो मामला का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है, सरकार के सामने रखा जाता है प्रतिनिधि के मामले द्वारा। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि सांसदों के प्रश्नों से सरकार का महत्वपूर्ण फीडबैक पता चलता है, फीडबैक मिलता है। सांसद जब जनप्रतिनिधि चुना के जो जाते हैं, उन प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न से ही सरकार का फीडबैक पता चलता है कि हम कौन अच्छा किए, काम नहीं किए हैं। सरकार चुस्त रहती है प्रश्न पूछने से, इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी रहता है। चुस्त मतलब जवाब देने के लिए तैयार रहता है। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण बना रहता है। प्रश्न पूछने से कार्यपालिका जो कानून लागू होता है उस संसद का नियंत्रण बना रहता है। यही संसद का नियंत्रण बना रहता है प्रश्न पूछने से कार्यपालिका पर। सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम की कमियों को सामने लाया जाता है। सरकार का जो भी नीति रहता है, सरकार का जो नीति रहता है, नीति नियम कानून जो भी रहता है, और जो कार्यक्रम रहता है कि सरकार ये नीति लागू किया है, ये कार्यक्रम ये काम कर रहा है, इस कमी को
सामने लाया जाता है प्रश्न द्वारा। इसके लिए ही विपक्षी दल अहम भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल का काम है सरकार की नीति को, कार्यक्रम की कमी को सामने लाना। इसका काम किसको है? विपक्षी दल का काम है। इसके अलावा सरकार प्रश्न पूछने से और फायदा क्या है? वित्त से संबंधित वित्त बजट, वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से भी संसद जो है सरकार पर नियंत्रण करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित भी करता है। प्रश्न पूछने से वित्त से संबंधित सभी मामला, वित्त से संबंधित जितना मामला रहता है सभी मामला संसद की मंजूरी सरकार के लिए, संसद का जो भी मंजूरी रहता है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसद की मंजूरी मिलता है तभी वित्त से संबंधित कोई मामला आता है। वही कह रहा, वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से भी संसद सरकार पर है ना, जब वित्त संबंधित संसद की मंजूरी मिलता है तभी वित्त संबंधित मामला आता है। इसलिए संसद सरकार पर नियंत्रित करती है। संसद क्या करता है? सरकार पर नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन भी देता है सरकार को और सूचित भी करता है सरकार को। कौन? संसद। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित करना और निर्देशित और सूचित करने में संसद की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम भी है। जनप्रतिनिधि के रूप में, कब रूप में? जब जनप्रतिनिधि के रूप में रहता है संसद, तो चुनाव द्वारा जीत के आता है संसद, वही कह रहा जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित करता है, संसद को नियंत्रित करता है और निर्देशित और सूचित भी करता है। कौन करता है? संसद करता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित और निर्देशित और सूचित करने में संसद की अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम भी माना जाता है। कानून बनाना और कानून बना करके संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। कानून बनाना भी किसका? संसद का काम है। कानून बनाना संसद का ही काम है और प्रश्न पूछना भी संसद का काम है। तो एक बार फिर देखें संसद में कौन लोग होते हैं। तो संसद वो नहीं लोग होते हैं प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधिमूलक, जो प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है उसे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। वही प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकता है। सही बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति के एससी आते हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए है ताकि इन चुनाव के क्षेत्र से केवल दलित लोग और आदिवासी उम्मीदवार ही, दलित और आदिवासी जो उम्मीदवार है वही जीते और कोई नहीं। और संसद में दलित आदिवासी जीतेंगे, वही दलित आदिवासी संसद में जुड़े मुद्दे का अच्छे प्रकार से सवाल उठा सके। संसद में कौन लोग होते हैं? प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, अपने समाज पर पूरे सही ढंग से नहीं चला जाता है। कौन? प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुना जाता है, इसलिए सभी समाज को पूरे अच्छे तरह से नहीं देख पाता है। जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, सभी प्रतिनिधि के हित अलग है, अनुभव अलग होता है, तो एक समूह के व्यक्ति के सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीट दी गई है ताकि चुनाव क्षेत्र से केवल दलित लोग, आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में जुड़ी मुद्दा पर सवाल अच्छे प्रकार से सवाल उठा सके। हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीट के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। हाल ही में जो महिला के लिए भी सीट का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है, ठीक ना। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। महिला के लिए सीट का आरक्षण के लिए सुझाव देने के बाद चर्चा में हुआ है, लेकिन यह सवाल अभी भी बहस जारी है।
60 साल पहले संसद में मात्र 4% महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। 60 साल पहले देखा जाए संसद में, 60 साल पहले की बात है, संसद में मात्र 4% महिला का प्रतिनिधित्व था और आज लगभग 15% से भी कम है। 60 साल पहले 4% महिला भाग लेती थी संसद में, आज वर्तमान में 15% से कम है महिला का सीट।